कर देता हूँ. Today we will start the lower extremity, biomechanics of lower extremity, and specifically the points which we will discuss is the pelvic tilt, then the hip joint, the knee joint, and the ankle joint. And again the format of your learning will be simple, means के पहले आप लोग थोड़ा सा एनाटॉमी का रिव्यू लिया करोगे. एनाटॉमी के रिव्यू के बाद आप उसका बायोमैकेनिकल फंक्शन को एनालाइज किया करोगे, फिर आप लोड्स पढ़ा करोगे, फिर आप उसकी इंजरीज देखा करोगे. ठीक है. इसके अलावा जो इसमें नॉलेज आपको मिलेगा कोर्स आउटलाइन के थ्रू, वो होगा आपका मींस के जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हैं वो कौन सी इन जॉइंट्स में हो सकती हैं, क्योंकि ये सारे का सारा आपका जो बायोमैकेनिक्स है इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द स्पोर्ट्स. तो ये सारी चीजें हुआ करेंगी इसमें. ठीक है. तो पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आपके साथ. तो ये क्लास आपकी कोर्स आउटलाइन है. ये चूंकि हमने मिड टर्म कवर कर लिया हुआ है, अब हम मिड टर्म से आगे जा रहे हैं. ये मैं क्लिक कर ही जाता हूँ जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, जस्ट फॉर द योर रिमाइंडर. 1 2 3 एंड 4 पढ़ लिया है, देन 5 पढ़ लिया है, देन 6 पढ़ लिया है, देन 6 अभी हमने नहीं पढ़ा, डिटेल से नहीं पढ़ा. ठीक है. 7 पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया है, और 9 भी हमने पढ़ लिया है. ठीक है. और आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है ये 10 भी हमने पढ़ लिया है. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन लोअर एक्सट्रीमिटी से. दैट इज टुडेज टॉपिक. इसको मैं लिख देता हूँ. तो इसमें क्लास मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अब सोचा है कि क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं कि स्लाइड्स के थ्रू अगर जाया जाए तो वो उनके लिए फोकस करना इजी है. और आप फिर बुक से भी लेक्चर को रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपके पास होती है. तो डोंट जस्ट स्टडी द स्लाइड्स बट आल्सो स्टडी फ्रॉम द बुक. ठीक है. तो हम अब बायोमैकेनिक्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट करेंगे और 2 स्लाइड्स हैं. एक आपकी आएगी जनरल इंट्रोडक्शन है और नंबर 2 इज द बायोमैकेनिक्स ऑफ द हिप. ठीक है. तो अब मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ और न्यू शेयर पे हम जाते हैं और लेट्स स्टॉप शेयर. जी क्लास, ये आपका स्टार्ट करने लगा हूँ मैं आज का लेक्चर. और फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन अबाउट द लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन एंड इट्स बायोमैकेनिक्स. एंड इन द सेकंड स्लाइड्स आई विल guide you about the specifically about the biomechanics of the hip. So let's start from the first slide. So can you see it all? आप बताएं अपना. अनम अल्ताफ, नजर आ रही है स्लाइड सबको? जी सर. चलो. नो सर. हैं? नो सर, नहीं आ रही. नहीं आ रही. एक सेकेंड, अब मैं दोबारा करता हूँ. जी क्लास अब आ रही है? यस सर, अब भी आ रही. यस सर आ रही. चलो ठीक है. तो
ये है जी आपका लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी हमने कवर कर लिया पूरा टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे अगर कोई वाइवे में पूछे या एग्जाम में जनरल इंट्रोडक्शन ले कि अपर एक्सट्रीमिटी आपका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है बॉडी का, जो फंक्शनल नीड्स हैं उसको कवर करता है, और जो आपका लोअर एक्सट्रीमिटी है दैट इज द लोकोमोटरी फंक्शन। ठीक है, जितना आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसके लिए आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसका जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या फंक्शन है लोअर एक्सट्रीमिटी का? कि मूवमेंट्स ऑफ द फीमर आर प्राइमरीली ड्यू टू द रोटेशन अकरिंग एट द हिप जॉइंट। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी को आप 3 आर्टिकुलेशंस में डिवाइड कर देते हो, हिप में और हिप जॉइंट में, और आपका जो पेल्विक बोन है उसमें, फिर नी में, और देन द एंकल। ठीक है, इसका समटाइम्स जो एनाटमिस्ट्स हैं और जो बायोमैकेनिस्ट्स हैं वो इसका कंपैरिजन भी करते हैं विद द शोल्डर गर्डल, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड कि शोल्डर गर्डल इज वेरी अनस्टेबल जॉइंट। ठीक है, while on the other hand your hip joint is a very stable joint। अब शोल्डर जॉइंट अनस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है फौरन। ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रॉमा हो रहा है, अगर कोई डिसलोकेशन होनी है, तो कंपैरिजन अगर आप करो ना लोअर लिम्ब से, फॉर एग्जांपल अगर अपर लिम्ब को 10 न्यूटन फोर्स चाहिए डिसलोकेशन के लिए, तो लोअर लिम्ब को मे बी 200 न्यूटन फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है जो आपका लोअर लिम्ब है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोअर लिम्ब है वो कम, उसमें जो मोबिलिटी है वो है। आप अपर लिम्ब से सरकमडक्शन कर सकते हो, लेकिन और बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो, लेकिन लोअर लिम्ब में ये चीजें नहीं है। ठीक है, और अनलाइक द शोल्डर गर्डल, द पेल्विस इज अ सिंगल नॉन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, बट इट कैन रोटेट इन ऑल 3 प्लेन्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आपका जो शोल्डर गर्डल है उसके कंपैरिजन में पेल्विक गर्डल नहीं है, लेकिन पेल्विस कंबाइन किया हुआ है, और वो 3 बोन्स हैं जो प्यूबर्टी पे कंबाइन कर जाती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस, उसको आप पेल्विस कहते हो। ये भी एक डिफरेंस है। और पेल्विक जो है वो फैसिलिटेट्स करती है मूवमेंट ऑफ द फीमर बाय रोटेटिंग सो दैट द एसिटेबुलम इज पोजीशनड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग फेमरल मूवमेंट्स। ये क्लास जरा थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि जो जो फीमर, हेड ऑफ द फीमर मूव करता है उसके अकॉर्डिंगली उसके रिवर्स में आपकी जो पेल्विक है वो मूव करती है। मसलन अगर आपका फीमर एंटीरियरली जा रहा है, हेड ऑफ द फीमर एंटीरियरली जा रहा है, तो पेल्विस आपकी उसके रिवर्स जाएगी पोस्टीरियरली, ताकि उसको स्पेस मिलती रहे और वो जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं वो आपस में क्लोज पैक पोजीशन में ना आ जाए। ठीक है, इसके अलावा क्लास ये टॉपिक है पेल्विक टिल्ट का, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक 2 बुक्स में 2 डिफरेंट वेज से लिखा हुआ है। जब आप अपने सीनियर सेमेस्टर में जाओगे तो आप थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक में ये पेल्विक टिल्ट का टॉपिक जो है ये डिफरेंट लिखा हुआ है, और ये बायोमैकेनिक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। पेल्विक टिल्ट का मतलब है कि पेल्विक इज अ बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, जिस वॉश बेसन है ना जैसे, वैसा स्ट्रक्चर है, और उसके नीचे 2 फीमर लगी हुई हैं। ठीक है, तो फीमर भी मूव कर सकती है पेल्विस के नीचे, और पेल्विस भी फीमर के ऊपर मूव कर सकती है। दैट इज कॉल्ड द पेल्विक टिल्ट। अब इसकी 2 टाइप्स हैं मेन, या तो पेल्विक टिल्ट एंटीरियर जाएगी, तो या तो पेल्विक टिल्ट पोस्टीरियर जाएगी। ठीक है, अब इनके एंटीरियर या पोस्टीरियर जाने से स्पाइन पे क्या इफेक्ट आता है या फीमर पे क्या इफेक्ट आता है, उसको ये स्लाइड थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में जो आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस हैं वो बैकवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, और हेड ऑफ द फीमर इन फ्रंट ऑफ द हिप बोन चला जाता है। ठीक है, 2 इसमें आ रही हैं, पोस्टीरियर पेल्विक
टिल्ट में, ये मैं एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स दो चेंजेस आ रही हैं। ASIS जो है वो बैकवर्ड चला जाता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में, और जो फीमर है वो थोड़ा सा इन फ्रंट आ जाती है टू द हिप बोन। ठीक है, ये दो जो है पोजीशंस हो जाती हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में। ठीक है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इसके ऑपोजिट है। उसमें क्या क्या हो रहा है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में? ये जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है ये फ्लेक्शन प्रोमोट कर रही है एट हिप। ठीक है, फ्लेक्शन एट हिप, ये मैं आपको एंड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या कर रही है? फीमर पे एक्सटेंशन को प्रोमोट कर रही है। ठीक है, सिर्फ आपने ये याद रखना है। और इसमें जो आपका ASIS है वो आपका एंटीरियर आ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से आप स्लाइड पे स्टक ना करना। मैं एंड में आपको ये चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करूंगा। अब गेट स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शन में जो मेन फंक्शन है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी का, दैट इज लोकोमोशन। और लोकोमोशन फंक्शन की वजह से जो गेट स्पीड है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है, और हिप पे जो लोड है वो इंक्रीज कर जाता है। और गेट साइकिल एक कंप्लीट एक चैप्टर है। इनफैक्ट नॉट ओनली जस्ट चैप्टर बट देयर आर प्लेंटी ऑफ कंसेप्ट्स इन द गेट साइकिल। तो स्विंग और स्पोर्ट फेज में भी होता है। आप अगर उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करो तो जब आपका एक स्टैंस फेज में है आपका राइट लेग, तो जो लेफ्ट लेग है वो स्विंग फेज में होती है। और फिर आपकी गेट स्पीड आपकी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते हो शॉपिंग करने, या आप अपने ब्रदर के साथ जाते हो, अगर आप फीमेल हो, या आप अपनी सिस्टर के साथ जाते हो, तो आप गेट स्पीड देखते हो कि गेट स्पीड डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज एज के साथ गेट स्पीड जो है वो प्लस माइनस होती रहती है। ठीक है, तो ये भी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी का फंक्शन है कि वो गेट स्पीड को मॉडिफाई करती रहती है। ठीक है, अब आ जाती है इस स्लाइड में थोड़ा थोड़ा मैंने इसको टच किया है, हिप को, नी को और एंकल को। और इससे जो अगली स्लाइड है उसमें मैंने ज्यादा जो है वो हिप पे कंसंट्रेट किया। ठीक है, अच्छा, इसमें जब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे बताओ क्लास स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ कि वेट बेरिंग जो जॉइंट्स हैं वो बॉडी के कौन कौन से हैं, तो आपने वो जॉइंट्स बताने हैं जो जब आप चलते हो तो उन पे लोड आता है। ठीक है, तो वेट बेरिंग जॉइंट्स आप देख लेना, उसमें हिप इज आल्सो वन ऑफ द मेजर वेट बेरिंग जॉइंट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे बिकम ब्लैंक कि सर ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप हमसे सारे ही वेट बेरिंग जॉइंट्स पूछ रहे हैं। तो हर चीज बुक में या गूगल में आपको नहीं मिलेगी, आपको आपके टीचर गाइड करते हैं। एंड यू ऑलवेज कीप द नोटबुक एंड पेन विद योरसेल्फ। ठीक है, तो वेट बेरिंग जॉइंट्स कौन कौन से हैं? आपकी नेक से स्टार्ट होते हैं, आपका एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से, फिर आपका सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर स्पाइन, फिर आपका हिप जॉइंट, फिर लंबोसैक्रल जॉइंट, फिर आपका नी जॉइंट, फिर आपका एंकल जॉइंट। ठीक है, तो जिन जिन जॉइंट्स पे चलते हुए प्रेशर आ रहा है वो आपका वेट बेरिंग जॉइंट है, सिंपल एज दैट। और जितना आपका आर्थराइटिस हो रहा है वो आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स में ज्यादा होता है। ठीक है, जब आप बोथ लेग्स पे खड़े हो तो 50% एक लेग पे आ जाता है और 50% एक पे। अगर आप एक लेग पे खड़े हो तो वो एक लेग पे ज्यादा वेट आ जाता है। ठीक है, ये अब बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है नंबर 1 के फॉर्चुनेटली द हिप जॉइंट इज वेल डिजाइन टू बियर द लार्ज लोड इट हैबिचुअली सस्टेन्स। यानी कि कुदरती तौर पे अगर लार्ज लोड भी आ गया है हिप जॉइंट पे तो वो उसको सस्टेन कर देता है।
ठीक है। A diameter of humeral head is somewhat larger than the articulating surface of the acetabulum. Contact between the two bones during initiation of weight bearing begins around the periphery. ये this is also point to be noted. ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। डायामीटर ऑफ द फेमरल हेड आना था, ये ह्यूमरल हेड आ रहा है। ठीक है, इसको आप मैं जब आपको स्लाइड सेंड करूंगा तो मैं चेंज करके भेजूंगा आपको कि ये थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फेमरल हेड है, जो पेरिफेरी पे प्रेशर है वो ज्यादा आता है फर्स्ट में। एनीवेज ये स्लाइड इतनी ट्रिकी नहीं है। ये गेट साइकिल मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है, इसकी अलहदा डिटेल है, तो इसमें भी आप ज्यादा फोकस ना करना। लेटर स्टेजेस में जब ये आप लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़ लोगे तो एंड में मैं आपको थोड़ी सी ये स्लाइड रिवाइज कराऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। नी का आपको पहले ही पता है, अब नी की एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स बताने में अभी टाइम वेस्ट नहीं मैं करूंगा। इसकी सेपरेट से मैं आपको जो स्लाइड है वो मैं आपको शेयर करूंगा। नी पे अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हिप नी और एंकल को हम बारी बारी टच करेंगे। अभी हमने देखा कि पूरी बॉडी के जो वेट बेरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, और उसके साथ हमने इनको सेपरेट किया है। और इसके अलावा जो है हमने देखा है कि कौन कौन से आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं। और खालिद जावेद, आपको प्रेजेंटेशन मिली थी तो आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने प्रिपेयर की है नहीं की, और ना ही आपने वो बनाई है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा सर। चलें ठीक है, मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक है जी सर, वो मेरे दादाबू की डेथ हो गई थी, कोई इस बात वजह से मैंने क्लास में नहीं दी। जी सर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप पॉज कर लो, अब 4-5 मिनट का थोड़ा वाटर ब्रेक कर लो। तो जी क्लास, नाउ we are moving towards the second part of the lecture, which will primarily focus the hip joint. ठीक है, again I will share the slide, but before sharing the slide, in the previous slide I discussed with you the pelvic tilts. So I will also share the whiteboard with you so that you can uh, get a clear concept of the anterior and posterior pelvic tilt. ठीक है, तो पहले आप देखो posterior pelvic tilt। और posterior pelvic tilt में क्या क्या हो रहा है वो आप देखें। नंबर 1 के जो आपका ASIS है, एंटीरियर सुपीरियर के लिए स्पाइन, इट इज मूविंग बैकवर्ड्स। देखो ये पोस्टीरियर है ना, तो इस वजह से पोस्टीरियर से मतलब है कि वो ASIS पीछे पीछे जा रहा है। और नंबर 2 इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है फीमर इन फ्रंट आ रही है, फीमर इन फ्रंट आ रही है। और इसमें जो मूवमेंट स्पेसिफिकली हो रही है वो फ्लेक्शन एट हिप हो रही है, फ्लेक्शन एट हिप। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बोलता भी हूँ, अगर आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो व्हाइट बोर्ड में आपके साथ जाहिर है शेयर करता हूँ जब मैं आपसे लेक्चर सारा शेयर करूंगा। और इसके अकॉर्डिंगली इसके रिवर्स जो मैकेनिज्म हो रहा है, दैट इज द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। और उसमें क्या हो रहा है, नंबर 1 पे ASIS moves forward in anterior superior iliac spine. We don't have much time, we are just using the abbreviations and you already know the abbreviations. Moves forward और anterior भी इसको कह सकते हो। और नंबर 2 है फीमर एक्सटेंशन में चली जाएगी, या फीमर इसमें
जो है इन फ्रंट की जगह आप इसको कह दोगे बैकवर्ड आ जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड आ जाएगी। और बैकवर्ड आने के बाद जो एक्सटेंशन है हिप पे वो प्रमोट होगी, ठीक है, एक्सटेंशन एट हिप, ठीक है। तो ये आपके क्लास पोस्टीरियर एंड इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, बिकॉज दिस इज आल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट नॉलेज एंड आई विल शेयर द व्हाइट बोर्ड, और इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स द हिप बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो नजर आ रहा है सबको ये मेरी स्लाइड जो है? यस सर। ठीक है, यस सर, नजर आ। ठीक है। तो हिप जो है दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे शोल्डर जॉइंट है। समटाइम्स जो एनाटमिस्ट और बायोमैकेनिस्ट हैं वो इसको कंपेयर करते हैं विद द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन इसमें वो लिगामेंटम है, टीरीज है, होता है इसमें, ठीक है। शोल्डर अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी गाइड की है, ठीक है। Ball is the head of the femur which forms approximately 2/3 of a sphere, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया था। तो ये जो स्फीयर है यानी कि एक पूरे का पूरा बॉल, ठीक है, तो उसका ये आप ने जो फीमर है दैट इज द 2/3, ठीक है। यानी कि आप समझ लो कि 75% ऑफ ए बॉल जो है वो ये बना रहा है बॉल ऑफ द फीमर, ठीक है। और सॉकेट जो है जो एसिटेबुलम की है वो कनकेव है। ये चूंकि एनाटॉमी की चीजें हैं तो इस पे हम पहले ही डिस्कशन काफी इलेबोरेटिव कर चुके हैं और इस पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट है, आपको पता है कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इस पे है, ठीक है। और रिम भी है और लेब्रम भी है थोड़ा सा, और फाइब्रोकार्टिलेज भी है जो कि इसको डीप कर रहा है, और जिसकी वजह से ये हिप जॉइंट मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो फिर आपने इस स्लाइड के नॉलेज को आपने शेयर करना है, ठीक है। लुब्रिकेशन, जितनी भी आपकी बॉडी की एनाटमी है उसमें जो मेन चीज है दैट इज द लुब्रिकेशन, और फंक्शन में मेन चीज लुब्रिकेशन है। जब तक आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन नहीं होगी आपकी बॉडी ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी, एंड ड्राइनेस इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स द गैंग्रीन एंड अल्टीमेटली द डैमेज ऑफ दैट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो लुब्रिकेशन खास तौर पे जो नेक ऑफ फीमर है दैट इज वेरी प्रोन टू हैव द नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है आपके जो हिप जॉइंट है उसमें। और लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी चाहिए, और वो कितना है, यानी कि इनसाइड जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका प्रेशर ग्रेटर विद इन द लेब्रम देन आउटसाइड ऑफ इट, एंड कंट्रीब्यूशन टू द लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट। और एसिटेबुलम जो है इज अ डीपर है देन द ग्लिनाइड फोसा ऑफ द शोल्डर। ये जस्ट उसको कंपेयर करते हैं ग्लिनाइड फोसा को और द हिप को, ठीक है। ग्लिनाइड फोसा ऑफ द शोल्डर को और हिप को जस्ट एक कंपैरिजन उन करते हैं कि ये आपका जो सॉकेट है ये ज्यादा डीप है, ठीक है। फिर क्लास इसके एनाटॉमिकल रिव्यू में लिगामेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स हैं आपके हिप के? तो ये आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट आपका इंटीरियरली इलियोफेमरल लिगामेंट है, और इसको वाई लिगामेंट भी कहते हैं। फिर पोस्टीरियरली आपका प्यूबोफेमरल लिगामेंट है, सॉरी प्यूबोफेमरल भी आपका इंटीरियर है, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पे जो लिगामेंट है दैट इज द इस्चियोफेमरल लिगामेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं ये आपने याद रखनी है
कि इलियोफेमरल एंड प्यूबोफेमरल लिगामेंट, ये मैं अपना माउस इस पे ले जाता हूँ, दैट इज एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इज द इस्चियोफेमरल लिगामेंट, ठीक है। एंड टेंशन इज दीज इन दीज मेजर लिगामेंट्स, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके हिप जॉइंट्स को, ठीक है। और इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल इज द लिगामेंटम टीरिस व्हिच इज प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बर्साज हैं, होते हैं आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो और मैं बर्साज के फंक्शंस रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। डीप ट्रोकेंटेरिक बर्सा है, that is between the greater trochanter and the gluteus maximus at the site of its attachment to the iliotibial tract, ठीक है। एंड फीमर जैसे मैंने आपको बताया है इज अ मेजर वेट बेरिंग बोन और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि जी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो आपने बताना है कि दैट इज योर फीमर। एंगल देख लो फीमर का क्या है, कि फीमर का एंगल है मीडियली डाउनवर्ड फ्रॉम द हिप। ये आपको पता ही है, जब आप स्केलेटन देखते हो तो मीडियली डाउनवर्ड आ रही होती है जो आपकी फीमर है। ये क्लास पेल्विक टिल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी इन प्रीवियस स्लाइड एंड इन व्हाइट बोर्ड, ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसके फ्लेक्सर्स की तरफ आओ कि एनाटॉमी चूंकि आप डिस्कस कर रहे हो कि फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं, तो मोस्टली इलियाकस है और सोएस मेजर है फ्लेक्सर एंटीरियरली, और इलियाकस एंड सोएस मेजर का चूंकि टेंडन कंबाइन हो जाता है इसलिए इसको इलियोसॉस भी कहते हैं। देन देयर इज पेक्टिनियस, रेक्टस फेमरस, sartorius एंड टेंसर फेशिया लेटा। तो ये बाकी के जो मसल्स हैं दे आर आल्सो द फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप, ठीक है। ये वही चीज लिखी है दूसरे पॉइंट में भी। एक्सटेंसर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको पता ही है, मैक्सिमस है और 3 हैमस्ट्रिंग्स हैं, बाइसेप फेमरस, सेमी टेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी टेंडिनोसिस लेटरल साइड पे होता है और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मीडियल साइड पे होता है। सबसे मैसिव मसल आपकी बॉडी में, पावरफुल मसल, दैट इज द ग्लूटियस मैक्सिमस। और जब आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं हिप की, तो उसमें ये ग्लूटियस मैक्सिमस का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आल्सो वेरी ऑब्वियस। एब्डक्टर्स आ जाते हैं, एब्डक्टर्स कौन कौन से हैं ये आप देख लें। एब्डक्टर्स ऑफ द हिप, एब्डक्टर्स में आएंगे आपके ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस जो है वो आपके एब्डक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आइसोमेट्रिकली और एक्सेंट्रिकली, ताकि आपकी पेल्विस जो है वो ड्रॉप ना करे। और ये जो ट्रेंडलनबर्ग साइन है ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है, अगर आपके जो एब्डक्टर्स हैं वो वीक हो जाए, ठीक है। और एडक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि जॉइंट को मीडियली क्रॉस करते हैं, दे आर द एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलस। लेटर रोटेटर्स और मीडियल रोटेटर्स भी हैं। Why I am fast? I am already telling you that you have already studied the anatomy in detail and you are not required to remember the attachments, that is the origin and insertion of that muscles. You just remember the name. Why names? Because when you will study the biomechanics you have to remember the names. एटलीस्ट आपको मसल के नाम का तो पता हो ना कि ये नाम है मसल का और ये इसके रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। और मीडियल रोटेटर्स ये हैं आपके ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशिया लेटा, सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस एंड ग्लूटियस मीडियस। तो आई थिंक आज के लिए
क्योंकि 2 स्लाइड्स थी, तो ये स्लाइड मेरा था कि ख़त्म कर दूं, लेकिन ये नहीं ख़त्म होगी। तो ये नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा जिसमें खालिद जावेद की स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, और साथ में 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को और कह दूंगा वो भी प्रेजेंट कर देगा, या फीमेल स्टूडेंट होगी वो भी कर देगी, तो उसके साथ ये लेक्चर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस शेयर। और अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द लोअर एक्सट्रीमिटी बायोमैकेनिक्स। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, देन यू कैन क्लिक लाइक दिस, लाइक आई एम डूइंग दिस, और you can also say, sir, it is okay. That will also give me a message that you are satisfied and I can end the class. अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाती है। ये जो जूम है वो आपकी अटेंडेंस, आपका टाइम इन और टाइम आउट, इनफैक्ट डिटेल अटेंडेंस आपकी मुझे दे देता है। तो ठीक है, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वी कैन नाउ एंड द क्लास, ठीक है। ओके, टेक केयर। शाम को आज रात में मैं आपको प्रेजेंटेशंस के टॉपिक बता दूंगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिनको नहीं मिली हुई, ठीक है। तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी साथ साथ चलती रहें, ठीक है।